हम अपने DSM-5 का कोर्स डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैं जो पहली चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये कोर्स जस्ट साइकोलॉजी या साइकेट्री के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। दिस इज़ ऑल फॉर ऑफ दैट पीपल जिन्हें लगता है कि वो इस डिसऑर्डर का शिकार हैं या वो इस चीज़ को कंफर्म करना चाहते हैं कि उन्हें ये डिसऑर्डर है या नहीं। जाहिर सी बात है, आपको कोई भी डिसऑर्डर डायग्नोज जो है वो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट ही करते हैं, बट फॉर सम नॉलेज आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्प आउट होगी कि आप किस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। बड़ी सिंपल चीज़ें इसके अंदर, बड़े मैंने सिंपल तरीके से एड ऑन्स किए हैं। एंड द अदर इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट कि मैंने ये सारा सिलेबस आपके DSM-5 से ही लिया है। ये डायग्नोसिस, ये ट्रीटमेंट, हर चीज़ आपके DSM-5 से ही ली गई है। कोई खुद से कंटेंट तैयार किया गया नहीं है। बट DSM-5 वाले कंटेंट को ईजी वर्डिंग में और ईजी वे में एडिट किया गया है ताकि आप उसको समझ सकें। जो बच्चे DSM-5 ज़्यादा लेंथी नहीं पढ़ते या वो उसको लेंथी और मुश्किल तरीके से लिखा होता है, उन्हें समझ नहीं आता, तो आप यहाँ से इजीली उस डिसऑर्डर को समझ सकते हैं। बट आपका कंटेंट जो है वो DSM-5 वाला ही है। सो हम स्टार्ट करते हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स को। इसे मैंने सबसे फर्स्ट इसलिए चूज किया क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स होते क्या हैं। ठीक है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं कि मेंटल हेल्थ की ऐसी कंडीशंस जिसके अंदर आप ज़्यादातर सैड रहते हो, एम्प्टी फील करते हो और आपका बड़ा इरिटेबल मूड रहता हो। ठीक है, और ये चीज़ें आपके सोमेटिक और कोग्निटिव चेंजेस भी इनसे हो रही हो। ठीक है, और ये जो चेंजेस हैं ये आपकी जो फंक्शनल एबिलिटी है उसको भी कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही हो कि आप नॉर्मल फंक्शन ना कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स की आप कह लें कि एक कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा, शॉर्ट सा, या फिर डेफिनेशन है। अब डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स की ही फर्दर सब टाइप्स हैं। कुछ और डिसऑर्डर्स हैं जो कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के अंडर आते हैं, जैसा कि डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, सिंगल एंड रिकरेंट एपिसोड्स, persistent depressive disorders, premenstrual dysphoric disorder, and substance medication induced depressive disorder, depressive disorder due to another medical condition, other specified। कुछ depressive disorders भी उसके होते हैं और unspecified depressive disorders भी होते हैं। अब जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स हैं उनके अंडर ये सारे डिसऑर्डर्स हैं जो कि हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। इस हर एक डिसऑर्डर का अपने डायग्नोसिस हैं, अपने ट्रीटमेंट हैं, अपनी थेरेपीज हैं, हर चीज़ सबकी डिफरेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर्स। ठीक है, अब डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर्स होते क्या हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इसके अंदर हम इसके डायग्नोसिस को समझेंगे, ट्रीटमेंट को, मैनेजमेंट को, जो कि चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और भी इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी ताकि आप लोग अच्छे से इस डिसऑर्डर को समझ सकें। और इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है डायग्नोस, ट्रीटमेंट और वो सारी चीज़ें तो मैं आपको सही से इंशाल्लाह एंड तक आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि डिसरप्टिव डिसरेगुलेशन जो मूड डिसऑर्डर्स हैं वो क्या होते हैं, उनकी क्या डेफिनेशन है, उनका क्या कॉन्सेप्ट है। क्रॉनिक स्वेयर इरिटेबिलिटी। अब क्रॉनिक आपने टर्म सुनी होगी, अक्यूट और क्रॉनिक की। क्रॉनिक क्या होता है, जो एक डिजीज आपको एक लंबे टाइम से आ रही हो। ठीक है, और उसके अंदर जो है ना वो रिकरेंट एपिसोड्स हूँ, उसकी एपिसोड्स नहीं कह सकते आप, मतलब वो बार बार वो चीज़ जो है वो आपके अंदर आ रही हो, लगातार कह लें। ठीक है, अब क्रॉनिक सवेयर इरिटेबिलिटी मतलब आपके जो मूड की इरिटेबिलिटी है वो सवेयर हो, नॉर्मल ना हो, सवेयर हो। ठीक है, और क्रॉनिक क्रॉनिक मतलब कि लंबे टाइम से ऐसा हो रहा हो। एंड रिकरेंट टेम्पर आउटबर्स्ट। ठीक है, जिसमें वर्बल और फिजिकल अग्रेशन किसी भी सिचुएशन में आपका देखा जाता है, और परसिस्टेंट इरिटेबिलिटी, एंगर दूसरे जो जाहिर सी बात है कि आपका नोटिसेबल करेंगे। अब इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया समझते हैं हम, और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया समझकर ही आपको इस डिसऑर्डर की जो हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी है वो भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। इसका अब डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया मैंने बड़े एक सिंपल और शॉर्ट से वे में बनाने की कोशिश किया ताकि आप लोगों को ना एक जो कॉन्सेप्ट होता है ना माइंड में कि आपको वर्ड बाय वर्ड चीज़ ना याद रखनी पड़े। वर्ड बाय वर्ड जब आपको याद रखने की या कहीं ज़रूरत पड़ती है तो आप जाहिर सी बात है DSM खोल लेते हैं। बट एक जो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट हो
ताकि आपके सामने पेशेंट बैठा हो, क्लाइंट बैठा हो, तो आपको क्लिक कर जाए कि इसको ये डिसऑर्डर है। वो तब होता है जब आपको तमाम डिसऑर्डर्स के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के बेसिक पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता हो। ठीक है, तो ये वो एक कॉन्सेप्ट पता हो। ठीक है, तो ये वो एक कॉन्सेप्ट है इस डिसऑर्डर का। स्वेयर रिकरेंट टेम्पर आउटबर्स्ट। टेम्पर आउटबर्स्ट क्या होता है कि जो इंटेंस इमोशनल रिएक्शन होता है आपका किसी भी कह लें कि सिचुएशन में, एंगर में, जब आप अग्रेशन में होते हैं, तो उसके ऑपोजिट जब आप बड़ा एक इंटेंस इमोशनल रिएक्शन देते हैं ना, सवेयर किस्म का, उसको कहा जाता है टेम्पर आउटबर्स्ट। कि जो आप कहते हैं ना मेरा टेम्परामेंट हाई हो रहा है, मैं बिल्कुल फटने पे आ गया हूँ। ठीक है, वो चीज आपकी सवेयर रिकरेंट, मतलब कि लगातार आपका मूड ऐसा ही हो कि आप मतलब कि हर सिचुएशन में ऐसा ही रिएक्ट करते हुए आ रहे हो। समझ आई? अब ये वर्बल भी हो सकती है, बिहेवियरल भी हो सकती है। द सेकेंड इज कि आउटबर्स्ट, जो हमने कहा कि आउट जो एक रिकरेंट टेम्पर आउटबर्स्ट हूं, वो कितने होने चाहिए? वो आपके पर वीक 3+ टाइम्स हो। मतलब ये जो आउटबर्स्ट होते हैं आपके, आप किसी भी सिचुएशन में आप शदीद किस्म का अग्रेसिव हो जाते हैं, वो हफ्ते में आपके साथ ऐसा 3 से ज्यादा दफा हुआ हो। ठीक है। द थर्ड वन इज परसिस्टेंट इरिटेबल एंगरी मूड बिटवीन आउटबर्स्ट। अब जब ये आउटबर्स्ट आपको हो रहे हैं ना, तो ये आपने ऑब्जर्व करना है कि जिस क्लाइंट को ये हो रहे हैं, उसके अंदर इन आउटबर्स्ट के दौरान परसिस्टेंटली उसका जो मूड है वो गुस्से वाला हो, एंग्री रहे। समझ आ गई? अब जो भी इस डिसऑर्डर्स की सिम्टम्स होती हैं, या जो आप कह लें कि ये जो टेम्पर आउटबर्स्ट है, ठीक है, इसकी जो सिम्टम्स हैं वो कितने अरसे से हों। हमने एक चीज तो देख ली ना कि ये जो आउटबर्स्ट है ये हफ्ते में 3 दफा हो रहा हो, 3 से ज्यादा दफा हो रहा हो। ठीक है, लेकिन कितने टाइम से होता आ रहा हो, वो है 12 महीनों से ज्यादा दफा का। ठीक है, और इन 12 महीनों के अंदर आप कह लें कि ऐसा नहीं हो कि विदाउट 3 कंसेक्टिव सिम्टम्स फ्री मंथ्स, के आपके तकरीबन 3 महीने जो है ना, ज्यादा से ज्यादा ये बात हो रही है, 3 महीने आपके इस सिम्टम्स के बगैर गुजरे। मतलब के 3 महीने क्लाइंट के सही गुजरे हैं, इन 12 महीनों में 3 3 महीनों का गैप था, फिर ऐसा हुआ, फिर 3 महीने गैप आया, नहीं। अगर ऐसा है तो आप इसको इस डिसऑर्डर से डायग्नोस नहीं करेंगे। ये लगातार हो 12 महीनों से। ठीक है, कह लें कि चले महीना ना हुए हूं, लेकिन 3 महीनों के गैप तक आप इसको नहीं करेंगे। मस्ट अकर इन 2+ सेटिंग्स। अब ये जो आउटबस्ट हुआ है क्लाइंट को, ये 2 या 2 से ज्यादा जगहों पर हुआ हो। जैसे घर पे हुआ हो, फिर स्कूल में भी हुआ हो, या फिर अगर बहुत ज्यादा सवेर किस्म का ये हुआ है तो एटलीस्ट अगर एक दफा भी हुआ है तो इनफ है, आप इसको इस डिसऑर्डर में उसको काउंट कर सकते हैं। अच्छा, सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना इस टॉपिक का, इस डिसऑर्डर का, सॉरी, वो ये है कि इसके जो हम पढ़ रहे हैं, टेम्पर आउटबर्स्ट, ये 10 साल की एज से पहले हो। ठीक है, ये जो डिसऑर्डर हम पढ़ रहे हैं, ये डिसऑर्डर 10 साल से पहले ही डायग्नोज हो जाए। ठीक है, बट नॉट डायग्नोज्ड बिफोर 6 ईयर्स और आफ्टर 18 ईयर्स। अब मैं ये आपको समझाती हूँ कि इस डिसऑर्डर को 10 साल से पहले ही डायग्नोज हो जाना चाहिए अगर तो उसे वही ये डिसऑर्डर है। अगर ये 10 साल से पहले डायग्नोज नहीं हुआ तो ये डिसऑर्डर नहीं होगा, कोई और होगा। ठीक है, लेकिन 10 साल से पहले की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 10 साल से पीछे आप कह लें कि 1 साल से लेकर 10 साल, नहीं, 6 साल से पहले ना डायग्नोज हुआ हो। अब मैं आपको जब समझाऊंगी फिर आपको समझ आएगा कि अब इसका मकसद क्या है, कि ऐसा क्यों हो। अब देखिए, अगर 6 साल से पहले ही अगर ये डिसऑर्डर डायग्नोस हो जाता है, तो इसमें बात हो रही है टेम्परामेंट्स की, या आप कह लें कि जो आप मूड स्विंग्स की। तो ये 6 साल से जो कम उम्र का बच्चा होता है उसके अंदर वैसे ही होते हैं ये चीजें। ठीक है, मूड स्विंग्स होते हैं बच्चे के अंदर, बच्चे के अंदर खुद को जिद करके बात बनवाने की आदतें होती हैं। तो ये चीज अगर 6 साल से पहले होगी तो मतलब 6 साल से पहले आप इस डिसऑर्डर को डायग्नोस नहीं कर सकते। ठीक है, 6 ईयर्स से ऑनवर्ड, बट बिफोर 10 ईयर्स के दौरान हम इस डिसऑर्डर को डायग्नोस कर सकते हैं। और फिर हम 18 साल के बाद भी डायग्नोस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 18 साल के बाद अगर आप डायग्नोस करेंगे तो आप ये हो सकता है कि ये बिहेवियरल हो सब कुछ। ठीक है, मतलब 18 साल तक तो बच्चा
18 साल के बाद का बच्चा इन्वायरमेंट से बहुत सारी चीजें सीख जाता है, बिहेवियरल लर्न कर जाता है इन्वायरमेंट से। तो वो चीज़ें ये भी आ सकती हैं कि कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है इस बात पर कि ये चीज़ें डेवलपमेंटल ना हूँ, सीखी गई हूँ। तो तब भी आप इसको डायग्नोज नहीं कर सकते, इस डिसऑर्डर को। तो इस डिसऑर्डर को 10 साल से पहले डायग्नोज करें, बट 6 ईयर से पहले आप नहीं कर सकते, और 18 साल से बाद भी नहीं कर सकते। समझ आ गई? क्यों नहीं कर सकते वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये मैंने बड़ी एक सिंपल वे में डायग्नोसिस इसका बता दिया। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। हम रिपीट भी कर लेते हैं कि टेम्पर जो आउटबर्स्ट होती हैं सवेयर किस्म की, ये आउटबर्स्ट हफ्ते में 3 से ज्यादा दफा हूँ, और ऐसा होते हुए आप जो क्लाइंट है या जो पेशेंट है उसको उसका मूड लगातार एंग्री रहे, आप ये ऑब्जर्व करें उसके अंदर। और ये पिछले 12 महीनों से चल रहा हो, और 12 महीनों में 3 महीनों का गैप ना आया हो। लगा इससे कम का आ सकता है, इससे ज्यादा 3 महीनों का नहीं आ सकता। और ऐसा 2 या 2 से ज्यादा जगहों पर हुआ हो, या फिर अगर सवेयर हुआ है तो एक ही आप काउंट कर सकते हैं। और इसको हम डायग्नोज 10 साल से पहले कर सकते हैं, लेकिन 6 साल से पहले, 6 ईयर से पहले नहीं कर सकते, और फिर हम 18 ईयर्स के बाद भी नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पर कुछ हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं दूसरे इससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स का, कि आप कह लें कि कैसे आप डिफरेंशिएट करते हैं कि ये बाइपोलर डिसऑर्डर है या फिर ये बीएमडीडी है। ठीक है, अब देखें बीएमडीडी में क्या होता है कि ये एक परसिस्टेंट इरिटेबिलिटी होती है, परसिस्टेंट होती है, एपिसोडिक नहीं होती। मतलब जैसे हमने पहले भी बात की थी कि 12 महीनों से लगातार ऐसा हो, 3 3 महीने का गैप ना आए, क्योंकि अगर 3 महीने का गैप आएगा तो वो एपिसोड कहलाई जाएंगी। लेकिन बाइपोलर में क्या होता है, एपिसोड्स होती हैं, मूड की खराब होने की एपिसोड्स होती हैं, जैसा कि मेनिया की और हाइपोमेनिया की। बट बीएमडीडी के अंदर लगातार आपका मूड इसी तरह इरिटेबल रहे। फिर इसके साथ जो दूसरा इसके रिलेटेड है डायग्नोस, वो है ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर का, ओडीडी का। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, डीएमडीडी के अंदर मूड सिम्टम्स होती हैं, जैसा कि हम पढ़ा ही यही है कि ये है ही मूड के रिलेटेड। ठीक है, बट ओडीडी के अंदर मूड सिम्टम्स नहीं होते। तो बड़ा मैंने सिंपल सा इसका डिफरेंस भी बनाया। अब क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं अगर आपको ये डिसऑर्डर है, तो ये हमारे लिए साइकोलॉजी साइकाट्री के स्टूडेंट्स के लिए तो ज़रूरी है, बट उन लोगों के लिए भी है जो एज अ नॉलेज अपनी मेंटल हेल्थ के लिए इसको इस वीडियो को देखने आए हैं। तो क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, टेम्परामेंटल हो सकते हैं। ठीक है, कि आपका जो आपके इमोशंस हैं आप उनको रेगुलेट करने में, मतलब उन्हें कंट्रोल करने में आपको बड़ी मुश्किल हो रही है, आपकी फैमिली इस सब चीज़ों से आपसे डिस्टर्ब हो रही है, आप ट्रॉमा का शिकार हो रहे हैं, आपके अंदर सेल्फ नेग्लेक्ट आ रहा है, या फिर फर्दर जब आपके अंदर ये डिसऑर्डर होगा तो अगर आपका आपके बच्चे होते हैं तो ये चीज़ उनके अंदर भी आ सकती है, जेनेटिकली ट्रांसफर भी हो सकती है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको अपनी जो है वो ये फैमिली से मिली हो। अच्छा, अब क्या इसके इम्पैक्ट्स हैं डेली लाइफ पर, अगर आप इस डिसऑर्डर का शिकार हैं तो आपकी डेली लाइफ इससे कैसे डिस्टर्ब होती है। जैसे हमने पढ़ा कि आपकी फैमिली रिलेशनशिप्स खराब होते हैं, आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पुअर होती है, और आप ज़्यादा आसानी से फ्रेंडशिप नहीं बना सकते, फ्रेंडशिप्स बनाना आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इसमें होता क्या है, आपका मूड खराब रहता है, डिस्टर्ब रहता है ना, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और लगातार ऐसा रहता है, तो फिर ऐसे लोगों के दोस्त बहुत कम बनते हैं। अच्छा, अब कौन से स्केल्स हैं जो हम करने के लिए यूज कर सकते हैं, चाइल्डहुड डिप्रेशन रेटिंग स्केल, अफेक्टिव रिएक्टिविटी इंडेक्स, एंड स्ट्रेंथ्स एंड डिफिकल्टीज क्वेश्चनेयर। मे भी ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूं, ठीक है, तो आप चेक कर लीजिएगा। अब कौन से साइकोथेरेपीज हैं जब अगर हम ट्रीटमेंट पढ़ते हैं जो इस डिसऑर्डर के लिए यूज की जा सकती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यूज करें, पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन थेरेपी यूज करें, और फिर सेकंड थिंग इज मेडिकेशन, जो कि कोई सीनियर साइकोलॉजिस्ट, लाइसेंस्ड साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट, ज़्यादा मोस्टली साइकेट्रिस्ट ही मेडिकेशन बता सकते हैं। अब जबकि हमने देखा कि 10 साल से कम उम्र में ही इसको डायग्नोस हो जाना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि इसका शिकार बहुत सारे बच्चे भी हैं। 10 साल के अंडर आप बच्चा ही कह सकते हैं ना, तो उनके कुछ केयर गिवर्स भी होंगे। ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जो एज अ साइकोलॉजिस्ट आप उनके केयर गिवर्स को देते हैं, कि आप उनके पॉजिटिव बिहेवियर्स को री इन्फोर्स करते रहें। ठीक है, ताकि उनका जो अंदर जो एक मूड डिस्टरबेंस है ना वो थोड़ी कम हो। ठीक है, और फिर कोशिश करें कि उनके अंदर के जो ओवर रिएक्शन होता है किसी भी कह लें सिचुएशन की तरफ, उसको कम करें,
उनके अंदर जो काम है उसको मेंटेन करें, और प्रोफेशनल सपोर्ट लाजमी देखें, ठीक है। किसी साइकोलॉजिस्ट को या साइकेट्रिस्ट को मस्ट अपने बच्चे को विजिट करवाएं। अब प्रोग्नोसिस क्या हो सकते हैं इसके, कि आई थिंक इसकी टॉप हेडिंग गलत हो गई है, मैनेजमेंट टिप्स फॉर केयर गिवर्स के लिए, वो पिछला ही था। लेकिन अगर हम प्रोग्नोसिस की बात करते हैं तो वो ये है कि सिम्टम्स ऑफन इम्प्रूव विद एज बट मे इवॉल्व इनटू डिप्रेसिव और एंजाइटी डिसऑर्डर्स। इसकी जो सिम्टम्स हैं वो बेहतर हो सकती हैं एज के साथ साथ अगर आप अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, बट ये चीज़, ये डिसऑर्डर फर्दर आने वाले वक्त में ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि डिप्रेशन या एंजाइटी डिसऑर्डर में भी इवॉल्व हो सकता है। रिस्क ऑफ मिस डायग्नोसिस, अब यहाँ पर एज अ साइकोलॉजिस्ट आपको इस चीज़ का खतरा होता है कि आप किसी आप कह लें कि डीएमडीडी का जो, जिस बंदे को ये डिसऑर्डर है उसको आप बाइपोलर डिसऑर्डर ना डायग्नोज कर दें। इसको आपने अच्छे से डिफरेंशिएट करना है। इसकी टाइम ड्यूरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि आपने टाइम ड्यूरेशन देखनी है कि अगर ये लगातार 12 महीनों से आ रहा है, इसके अंदर 3 3 मंथ्स के एपिसोड्स नहीं आए, तो ये डीएमडीडी है, अदरवाइज ये बाइपोलर डिसऑर्डर में आएगा। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ कल्चरल इम्पैक्ट्स भी आ सकते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक इरिटेबिलिटी की, तो कुछ इन्वायरमेंटल स्ट्रेस भी होता है, कुछ इन्वायरमेंट ऐसा बन जाता है कि इंसान उस माहौल में रहते हुए चिड़चिड़ा बन जाता है। या फिर इसके जेंडर अगर डिफरेंस देखा जाए तो मोस्टली बॉयज जो होते हैं उनके अंदर ज्यादा एंगर पाया जाता है लड़कियों की निस्बत। अब जो इसके कुछ, अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो यही है कि अगर आप अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, आपकी ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है, बड़ा ये इम्प्रूव करता है आपके बच्चे की सेहत को, और ये बड़ी मतलब ये रिकवर हो सकता है आपका बच्चा डीएमडीडी से, ठीक है। एंड एम्पावर केयर गिवर्स एंड क्लिनिशियंस टू वर्क टुगेदर फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट से या साइकेट्रिस्ट से अपने बच्चे का उनके पास लेके जाएं, और फिर केयर गिवर्स और क्लिनिशियंस जो हैं वो मिलकर एक अफेक्टिव मैनेजमेंट के जरिए इस चीज़ को सॉर्ट आउट करें। सो हियर इज एंड ऑफ आवर डिसऑर्डर। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा, क्लियर हुए होंगे सारे कॉन्सेप्ट्स, बड़े सिंपल तरीके से मैंने चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। खुदा हाफिज, बाय।